किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात ना बनाना, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करना इस खातून के लिए इतना बड़ा मसला बन गया कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया। देन मुझे एक एसएमएस आता है जिसपे ये था कि मैं जिस लेडीज़ के साथ फर्स्ट टाइम करता हूँ वो लेडीज़ दोबारा किसी मर्द की नहीं रहती। टॉर्चर ऐसे करता था, ड्यूटी ऐसी जगह पे लगा देता था जहाँ पर सब मेल होते थे, और तंग भी इंतहा का कि मैं खुद कहूँ कि सरकारी राह आ जाए मैं रेडी हूँ। मुझे ऐसा हरासा किया जा रहा था, ऐसा हरासा किया जा रहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बेटियों को भी और खुद भी सुसाइड कर दूं। किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात ना बनाना, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करना इस खातून के लिए इतना बड़ा मसला बन गया कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया। सिंगल मदर है, अपनी 2 बेटियों की कफालत कर रही हैं, नौकरी करती हैं, जहाँ पे नौकरी करती हैं वहाँ पर हरेसमेंट होती है। उस हरेसमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं कि मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद एट द एंड ये होता है कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आज तकरीबन 9 माह गुजर चुके हैं। अपनी बेटियों की कफालत करने वाली वाहिद माँ जो कि सिंगल मदर है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। हरासा करने वाले आज कहाँ पर हैं? क्या वो वैसे ही उसी नौकरी पर कायम दायम है? बात करते हैं इनसे, कहाँ पर नौकरी करती थी और क्या हुआ वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर एमयू कॉलेज ग्रेजुएट में जॉब करती थी। अच्छा, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। मैं एज द वहाँ पर एडमिशन ऑफिसर थी। ठीक है। देन मुझे एक एसएमएस आता है जिसपे ये था कि मैं जिस लेडीज़ के साथ फर्स्ट टाइम हूँ वो लेडीज़ दोबारा किसी मर्द की नहीं रहती। मैंने उनसे पूछा कि आपने एसएमएस मुझे किया है, तो उन्होंने कहा मैंने आपको नहीं किया, ये गलती से हो गया। अगर वो गलती से हुआ था तो फिर वो किसको किया था? ये भी तो खातून को किया किसी था। तो खतून को किया था। मैंने फिर इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। इस बात को तकरीबन 5 से 6 दिन गुजरे हैं, उसने मुझे टॉर्चर करना कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, टॉर्चर ऐसे करता था, ड्यूटी ऐसी जगह पे लगा देता था जहाँ पर सब मेल होते थे, और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करती आई कि मेरे बच्चे हैं, अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस, मेरे घर का राशन, मेरे घर के बिजली के बिल, गैस के बिल मैं कहाँ से करूँगी, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे जो वालिद साहब है वो कोई जॉब नहीं करते। एक भाई है मेरा, हम 6 बहनें हैं। एक भाई है मेरा, वो छोटा है, अभी 15 से 16 ईयर्स का है, वो भी स्टूडेंट है, वो जॉब नहीं करता। घर को तो चलाना था, मैं बर्दाश्त करती आई। जब आपने उनसे ये पूछा कि ये मैसेज किसको किया, उन्होंने कहा आपको नहीं किया, उसके बाद जाहिर है आपके साथ बेतकल्लुफ़ होने की या आपके साथ फिर भी नॉर्मल रहने की तो कोशिश की होगी। नहीं, वो जैसे चिड़चिड़ापन था ना उसके अंदर, वो करता आप था। बता रही थी कि आपके साथ आपकी चीज़ें खाने लग गए या आपका जो जूठा। मेरी चीज़ें पड़ी होती थी ना, जैसे कि मेरी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, जूठी पड़ी हुई है, वो पी लेता था। अच्छा, अगर मैं बन प्लस्तर खा रही हूँ तो वो उसने बन प्लस्तर उठा के खा लेना है। बेतकल्फ़ी करना। हाँ, यानी कि उसने सबको ये दिखाना है कि मुझे इससे मोहब्बत है और मैं इसकी जूठी चीज़ को भी अपनी चीज़ समझता हूँ, उसने ये दिखाना। एक दिन मैं तंग आ गई, उसने मेरी ड्यूटी वहाँ पर लगाई जहाँ पर मर्द भी खड़े होकर जॉब नहीं करते, कि स्टूडेंट्स को क्लासों में भेजो। आपको पता है इंटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नए नए स्कूलों से कॉलेज गए होते हैं, उनका एक एटीट्यूड ही सेपरेट हो जाता है। मुझे वहाँ पर भेज दिया गया कि इनको क्लासों में भेजो। मैंने जिस बच्चे से कहना चलो बच्चे क्लासों में, उन्होंने कहना टीचर आप आ रही हैं। इसमें उन बच्चों का कसूर नहीं है, वो हुटिंग करते हैं, इनमें बच्चों का कसूर नहीं है, क्योंकि वो एक कॉलेज है। मैंने इसके पास दोबारा ही मैंने इसको आके बोला कि वो मुझे इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे हुटिंग कर रहे हैं, आप मुझे, उसने मुझे डांटा। डांटने के बाद इसने मुझे फिर मेल में बैठा दिया जहाँ पर सिर्फ मैं अकेली लेडीज थी, बाकी सारे मेल थे, और जो मेरा काम नहीं था वो मुझसे काम लेता था। यानी कि पेपरों पे स्टैंप लगवाना, बच्चों को कॉलेज के अंदर भेजना, यानी कि तंग करना शुरू कर दिया। तंग करना शुरू कर दिया। और तंग भी इंतहा का कि मैं खुद कहूँ कि सरकारी राह आ जाए मैं रेडी हूँ, इस तरह का था। वहाँ पर एक बीएस के तनवीर सर थे, वो ये पूछते थे हर किसी को, चंगी हुंदी तो तलाक क्यों होती? अगर तलाक हुई है मुझे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अल्लाह से पूछे ना कोई, रब से पूछे। अब रब को भी तो पता था ना कि इसको तलाक हो गई है, इसकी 2 बेटियां हैं, कि इसने जॉब करनी है, मैंने बाहर निकला, मैं अभी भी घर नहीं बैठ सकती। मेरी आवाज़ उठाना, मुझे पता है मैंने ये जो आवाज़ उठाई है ना, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं उस कॉलेज में रह चुकी हूँ, मैं उस कॉलेज में ड्यूटी कर चुकी हूँ, मुझे पता है कि वो किस हद तक पहुँच सकते हैं। नौकरी से निकालने की प्लानिंग किस तरह से हुई फिर? इस बात को जब ये बात हुई, मैंने 5 डेज़ उसकी हरकतें देखी, टॉर्चर करना
किसी ऐसी जगह पे ड्यूटी लगा देना। हाँ। एक दिन क्या होता है कि उसने मुझे कोई बात की जो कि मेरी ना काबिल बर्दाश्त थी। मैंने पेपर पढ़े थे, मैंने पेपर उठा के उसके मुंह पे मारे। मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना, मैं लोगों के घरों में बर्तन मांज लूँगी, मैं बाहर मांग लूँगी, मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं करना। मैं कह के घर चली गई। जैसे ही मैं घर गई हूँ तो मैंने अपने वालिद को बताया, तो मेरे वालिद साहब ने ना बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अच्छा किया और मुझे साथ दिया। एमईओ चले गए, क्योंकि वो एक बाप था, वो एक बाप था, उसको तकलीफ थी कि मेरी बेटी को हरासा का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। मेरे वालिद साहब जब एमईओ कॉलेज में गए तो कादिर सर छुप गए। जब छुप गए तो मेरे वालिद साहब ने उनको ढूंढा, काफ़ी तलाश किया, वो नहीं मिले। प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया, मेरे वालिद साहब ने 15 पे कॉल कर दी। 15 की पुलिस आई है, उसको गेट से अंदर एंटर नहीं होने दिया। इतनी पुलिस की इजाज़त नहीं थी कि वो अंदर एंटर हो जाते, वो गेट पे बैठे हैं। इतनी देर में प्रिंसिपल ने बुलाया, मेरे वालिद साहब से बोला कि कादिर ने गलत किया है, हम इस चीज़ का एलिगेशन, इसका जो भी है हम उठाएंगे, आप अपनी एप्लीकेशन वापस लें, कॉलेज की बदनामी ना करें, क्योंकि हम इस बच्ची को नहीं छोड़ सकते। ये बच्ची वो है जो कि हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ पर मुझे और मेरे वालिद साहब को एतमाद में लिया गया। जब एतमाद में लिया गया तो मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है, मैं मान जाता हूँ, मेरी बेटी की जॉब है, लेकिन देन आप ऐसा करो कि मेरे सामने कादिर तो, मुझे कादिर तो दिखाओ, वो है कौन, मैं देखूँ तो सही उसमें कितना स्टेमिना, वो एक बाप से बात करे, मेरी बेटी को मजबूर कर रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं मैडम, मुझे मजबूर कर दिया उसने कि मैंने 15 पे कॉल करके अपना आप ओपन करके बताया कि मैं हरासा हो रही हूँ, आए मुझे देखे। जब मैं वहाँ पर कादिर आया तो आते वो मेरे वालिद साहब के पाँव पे बैठ गया, पाँव पकड़ लिए, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरी बेटी, साथ ही आपको माँ बहन बेटी बना बेटी बुला दिया। मैं दोबारा इसको तंग करूँ तो मैं अपनी माँ, बहन और बेटी को तंग करूँ, फिर बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। मैंने सुलहनामा लिख के पुलिस वालों को दे दिया, पुलिस वाले चले गए। फिर उसके बाद उनको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, उनको ये सोचना चाहिए था कि इसके साथ इतना कुछ हमने किया, ये यहाँ से नहीं गई। उसने 10 डेज डाले और मुझे जॉब से फारिग करवा दिया। और जॉब से फारिग, और जिससे जॉब से फारिग करवाया वो बंदा एलिजिबल था। वो आया सिर्फ सैलरी के चेक साइन करने के लिए और वो मुझे फारिग करके चला गया। बाद आपको कोई मैसेज कन्वे किया हो कि मैंने तुम्हें नौकरी से फारिग करवा दिया? उसके बाद मैं फिरती रही हूँ। मैंने सर कादिर को फ़ोन किया है, सर कादिर प्लीज़ काइंडली मेरी जॉब वापस करवा दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने मुझे कहा था कि एप्लीकेशन वापस ले लो, मैंने एप्लीकेशन वापस ले ली, अब मेरी जॉब वापस करवा दे। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं उस बंदे के पास गई जिसने मुझे जॉब से निकाला था, मैं उसके पास गई, मैंने उससे जाके कहा, मैंने कहा सर मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, खुदारा मुझे मेरी जॉब वापस कर दी जाए, मेरी बेटी लीवर प्रॉब्लम में है, मेरी बेटी का हर मंथ एंडोस्कोपी बायोस्कोपी हो रहा है। किस तरह अब घर का सर्कल चल रहा है? जाहिर है वालिद नहीं है बेटियों के, आपके शोहर नहीं है, बेटी बीमार है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, नौकरी ख़त्म हो गई है, कैसे चल रहा है आप सब? उधार उठा रही हूँ। मतलब कब तक उधार उठाएंगी लोग, कब तक देंगे? अब तो कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं कि आप हमारी पेमेंट कब वापस कर रही हैं। जो मुझे पेमेंट के लिए बोलता है मैं उसको अपनी वीडियो सेंड कर देती हूँ कि देखे मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। एक हेल्पलाइन बनी हुई है ख़वातीन के मामलात के लिए, कहीं पर ख़वातीन को हरासा किया जाए तो वहाँ से मदद, ज़ाहिर है मदद के लिए वो अपनी जो कंप्लेन है वो बता सकती हैं। किया नहीं कुछ? मैंने किया, मैं GOR12 में गई अपनी एप्लीकेशन लेके, डायरी नंबर मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकती। ये एप्लीकेशन है जो मैंने फर्स्ट GOR में दी थी, इसको मैंने वहाँ पर प्रिंट करवा के मैंने दिया। मैंने इसमें लिखा भी कि मैडम प्लीज़ काइंडली मेरी मदद करें, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं आप लोगों से आटा तोड़ा, बिजली पानी गैस का बिल नहीं मांग रही, मैं अपने बच्चों का रिज़्क मांग रही हूँ। और बिलीव करें मैम, मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा हरासा किया जा रहा था, ऐसा हरासा किया जा रहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बेटियों को भी और ख़ुद भी सुसाइड कर दूँ। मेरी बेटी 11 ईयर्स की है, उसका पिछली दफ़ा इंटरव्यू हुआ है, उसमें मेरी बेटी ने बोला है कि अगर मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो हम तीनों माँ बेटियाँ जहर खा के मर जाती हैं। मैंने कोई ऐसा दायरा नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। आगे से मुझे लॉन्ग ड्राइव के, आगे से मुझे फ्रेंडशिप के, आगे से मुझे दोस्ती करने के मशवरे मिलते हैं, और आप ये पूछेंगी कि मैं ही क्यों? मतलब हर इदारे में ख़वातीन हैं, कहा जाता है ख़वातीन की तरफ से जब तक इजाज़त ना हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसा सुनने को मिलता है।
तो ख़वातीन की तरफ से ऐसी कुछ बात होती है तो ख़वातीन को वही मर्द ही तंग करते हैं। तो ये तो सवाल क्योंकि आवाज़ मैंने उठाई है। बहुत सी लेडीज़ हैं, आप क्या समझती हैं कि मैं यहाँ पर अकेली खड़ी हूँ? नहीं, आपके पीछे भी बहुत सारी होंगी जो जो सामने कैमरे के सामने नहीं आ नहीं आ सकती। ये पीछे लेकिन मेरे साथ हैं वो। मुझे कहती उन पे होंगी कि आपकी आवाज़ से शायद हमारा भी शादीशुदा भला है, हो जाए। कोई शादीशुदा है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अब देखे ना, मैं सिंगल मदर हूँ ना, मुझे पता है कि मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। मैं आपको डायरी नंबर भी चेक करवाती हूँ, जो डायरी नंबर मुझे मरियम नवाज़ के ऑफिस में से मिला था। इसी में मैं लेकिन उसके आपको बाद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उस डायरी नंबर को क्या करना है जब आपकी बात ही नहीं उन तक पहुंचती? मैडम, डायरी नंबर से क्या आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके बच्चों को रिस्क मिल जाएगा, आपकी बेटी का इलाज हो जाएगा उस मैम डायरी वैसे नंबर कितनी अजीब बात है कि मैं इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ से? कि तो मुझे हमारे इज्जत फिर- की ये तो ज़िंदगी फिर जीने दें। हमारे मुआशरे का अलमी है कि इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए दरख्वास्त करनी पड़ेगी। ये तो फिर इससे बेहतर हम मर ना जाए। इज्जत से कफन तो मिल जाएगा ना। ये बड़ी माजरत के साथ ये खातून नहीं है, बहुत सारे इदारों में बहुत सारी ख़वातीन जो है वो इस तरह हरेसमेंट का शिकार होती हैं। बहुत सारी लड़कियां ख़वातीन आवाज़ उठा लेती हैं और बहुत सारी जो है अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए या अपनी नौकरी बचाने के लिए या अपने घर वालों का नाम ना सामने आए या इस तरह से फ्रंट पर आकर वो किसी के ऊपर इस तरह से बात ना करे, कोई एलिगेशन ना लगाएं, वो खामोशी से उस चीज़ को बर्दाश्त करती रहती हैं। कई जगह पर बहुत सारा ऐसा होता है कि लड़कियों के हालात ज़िंदगी इस तरह की होती है कि उनको अगले की बात माननी पड़ती है। लेकिन कई जगह पर ऐसी बहादुर ख़वातीन भी होती हैं कि जो डट जाती हैं, जो इस चीज़ के लिए डट जाती हैं कि कमाना है तो रिस्क हलाल कमाना है। और रिस्क हलाल कमाना आजकल के लिए बड़ा मुश्किल हो गया ख़वातीन के लिए। और हरेसमेंट हर जगह पर है। इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि जहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर इदारे में ख़वातीन है, जहाँ पर ये नारा बुलंद किया जाता है कि ख़वातीन मर्दों से पीछे नहीं है, तो वहाँ पर ख़वातीन को प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए। अगर आपको हर शोबे में ख़वातीन नज़र आ रही है तो उनका तहफ़्फ़ुज़ देना भी आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। मैम मुझे एक सवाल करना है मरियम नवाज साहबा से कि मुझे एक मर्द ने, तनवीर ने, बीएस को डील करता, उसने मुझे सवाल किया, तुम इतनी अच्छी होती तो तुम्हें तलाक क्यों होती? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं उस इंसान से ये बातें सुन के खामोश रही हूँ? वो कहता है तुम शादीशुदा लगती नहीं हो। कोई कहता है वहाँ पर ड्रिंक करता है, प्रिंसिपल का पीए ड्रिंक करता है, और वो ड्रिंक करके उसने मुझसे बदतमीजी की। मुझे कहा तुम जैसी औरतों को ना मैं, तुम जैसी औरतों को मैं 100 औरतें मेरी टांग के नीचे से गुजरती हैं और जब वो मुझसे पैसे मांगती हैं तो मैं उनके मुंह पे थूकता हूँ। मैं सिर्फ इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। कोई ये समझे कि शायद मैं मीडिया के सामने आके अपने आप को वायरल करके पता नहीं क्या हासिल करी। मुझे पता है ये मेरी वीडियो पूरी कौम देख रही है। आप मुझे बताएं, मुझे किसी ऑफिस में जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैंने तो ये बात आपसे पहले ही कही है। मुझे किसी जगह पे अब जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। मेरी कोई बेटी को स्कूल में एडमिशन करते वक्त जब मुझे देखेगा वो कहेगा नहीं। क्यों मैंने आवाज़ उठाई है? क्योंकि मैंने अपनी बेटियों के लिए आवाज़ उठाई है। कल को मेरी बेटियों ने भी कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, बाहर निकलना है, इन होना है। से राब्ते किए जा रहे हैं मामला को रफा दफा करें? नहीं, मुझसे अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। किया। इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। और मरियम साहिबा, आपने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ किया है, तो ये ख़ातून को देखें। ये ख़ातून हाथ जोड़कर मुसलसल आपको एक वीडियो पैगाम जारी कर रही है कि मेरी मदद करें और इस मामले की तहकीक करें। और ये ख़ातून जो है अगर अपने बच्चों के लिए वाकई में रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए घर से निकली है और अपने बच्चों को हक हलाल का खिलाना चाहती है, तो उसमें ये मर्दों की हरेसमेंट और ये चीज़ें जो हैं इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन को मज़ीद पीछे गिरा देते हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ख़ुदकुशी की तरफ रुख करती हैं कि हम लोग अगर रिज़्क़ हलाल नहीं कमा सकते तो फिर ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं। मेरी बेटी कहती है, मेरी बेटी ने मुझे कहा है, अब 11 ईयर्स की है। क्या एज होती है 11 ईयर्स की? उस एज में से आप भी गुजरी हैं, मैं भी गुजरी हूँ। वो एज क्या होती है जिसमें बच्चों ने अपनी लाइफ को एंजॉय करना, जिसमें बच्चों ने अपने आप को बाहर लेके जाना, पार्क में जाना, झूले झूलने, अपने कपड़े पहनने, अपनी चीज़ें देखनी। उस एज में मेरी बेटी मुझे कहती है मामा हम करंट लगा के तो हम मर जाती हैं। ना हम आपको किसी बंदों का हवस का निशाना बनना पड़े तो ना कल को हम बने। और प्लीज़ काइंडली, ये मेरी आवाज़ अकेली की नहीं है। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती और वो मेरे साथ हैं। बिल्कुल, ये उन तमाम ख़वातीन की आवाज़ है जो अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर, अपनी नौकरियां बचाने के लिए सामने नहीं आती। तो ये इस खातून के बहाने ही सही
उन तमाम चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया जाए जहाँ पर ये तमाम तर मामला होते हैं। और ये जो इंसिडेंट है जो कि इनके साथ हुआ है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और जो गुनाहगार हैं, जो ये सब कुछ करते हैं, वो आज भी अपनी नौकरियों पर बहाल है, कायम है। और जिसने उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, जो उस चीज़ के सामने डट गई कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी, वो आज एक खुआरी की ज़िंदगी गुजार रही है। खुद सोचें और फैसला करें।